आज विदेशी बाजारों से कमजोरी के संकेत, डाउ दिन के निचले स्तर पर बंद। यूरोप और एशिया में कमजोरी के साथ शुरुआत, SGX निफ्टी करीब 0.25% नीचे। चीन के बाजारों में कमजोर शुरुआत, मार्च में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ग्रोथ अप्रैल के 6.8% से घटकर 6% पर आया। 6 सरकारी बैंक ने दर्ज किया 7,000 करोड़ रुपए का घाटा। शुक्रवार को बाजार बंद होने के बाद आए नतीजे, आज शेयरों पर दिखेगा दबाव। बैंक बोर्ड ब्यूरो ने PSU बैंकों में स्ट्रेस एसेट्स पर जताई चिंता, नतीजों के बाद पैसे डालने पर होगा विचार। बैंकों में कंसोलिडेशन पर भी हुई चर्चा। 6 दिनों की देरी से आएगा मॉनसून, मौसम विभाग ने दिया नया अनुमान। 1 जून को केरल में पहुंचने की थी उम्मीद। और सेबी ने टॉप 500 कंपनियों की डिविडेंड पॉलिसी तैयार की, निवेशकों को अपने निवेश पर रिटर्न को समझने में मिलेगी मदद। और बाजार के लिए हफ्ते की शुरुआत करने के लिए संकेत है कमजोरी की तरफ, चाहे वो फिर FIs की बिकवाली हो, ग्लोबल मार्केट्स का दबाव हो या फिर मॉनसून में मामूली देरी और कमजोर नतीजे। अब बड़ा सवाल है कि इन सब के बीच में क्या बाजार 7,700 के लेवल को होल्ड कर पाएंगे और कमजोर शुरुआत के बाद क्या फिर से रिकवरी लौटेगी? बड़ा सवाल है, इसका लेंगे जवाब। नमस्कार, मार्केट काउंटडाउन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंह। नमस्कार, और मैं हूं हेमंत घई, और हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे 2 खास मेहमान, PowerMyWealth.com के फाउंडर संदीप वागले और मार्केट एक्सपर्ट अविनाश गुरशकर। लेकिन काफी सारे कमजोर संकेत दिख रहे हैं। चाइना का जो IIP का डेटा आया शनिवार को, वो कमजोर आया। डॉलर इंडेक्स देखिए 2 हफ्ते के हाईज पर पहुंच गया है। और US में भी हमने देखा दिन के निचले स्तरों पर जाकर बाजार की समाप्ति हुई। 6 PSU बैंकों ने मिलकर 7,000 करोड़ रुपए के आसपास के नुकसान दर्ज किया। और मेट से एक्सपेक्टेशन थी कि बताएंगे कि मानसून सही समय पर आएगा, लेकिन आप देखिए वहां भी विलंब है। FI के डेटा की आपने बात करी, कितने सारे नेगेटिव्स हैं ये बताइए। फिर भारतीय बाजार भी SGX निफ्टी संकेत दे रहा है 23 अंक नीचे खुलेगा। कैसे अप्रोच करेंगे अगर गिरावट के साथ खुलता है तो? ये बात सही है कि ज्यादातर संकेत नेगेटिव की तरफ है, लेकिन कुछ संकेत ठीक ठाक भी हैं। पहली बात तो ये कि बिकवाली का दबाव है, लेकिन उतना नहीं जितना कि शायद जितना बाजार कमजोर हो उतना दिखे। और दूसरा ये कि शुक्रवार के सेशन में काफी कुछ पोजीशंस हल्की हो चुकी है, जो हम जब आगे बात करेंगे, डेटा डिस्कस करेंगे, तब और विस्तार में बताएंगे कि किस तरह से पोजीशंस तेजी करने वाले ट्रेडर्स की हल्की होती दिखी है। अब चूंकि कमजोर शुरुआत के आसार दिख रहे हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखें कि भारतीय बाजारों के खुलने के वक्त एशियाई बाजारों पर नजर रखें। और इस वक्त भारतीय बाजारों का ट्रेंड जो बनता दिख रहा है पिछले हफ्ते से, अगर आप संकेत लेना चाहें तो वो ये कि अमेरिका की क्लोजिंग के बजाय वो एशिया की ट्रेडिंग पर ज्यादा फोकस करते हैं। और अगर एशियाई बाजारों की ट्रेडिंग के लिहाज से देखें तो शायद हांगकांग निक्के के बाजार उतने खराब नहीं जितने हो सकते थे, तो उस लिहाज से शायद बाजारों में उतना पैनिक न दिखे जितना वीकेंड पर SGX निफ्टी 50 पॉइंट से ज्यादा की कमजोरी के दिखा रहा था। और अगर कमजोर शुरुआत ज्यादा न हो तो फिर बिकवाली के मौके भी बन सकते हैं। तो आपको दोनों तरफ ट्रेडिंग का मौका देखना है। अगर सिर्फ एक डायरेक्शन के तौर पर देखना है तो फिर जब तक 7,900 के पार निफ्टी ना निकले तब तक ये सेल ऑन राइज यानी कि उछाल में बिकवाली का मामला है। तो पहला कॉल निफ्टी पर जो बनेगा वो ये कि 7,700 7,900 की ट्रेडिंग रेंज अब भी बरकरार है। जब तक इस रेंज के बाहर किसी तरफ बंद ना दे, क्लोज ना हो, तब तक आप ये मानकर चले कि इसी के बीच आपको उतार चढ़ाव देखना है। ऐसे में निफ्टी को 7,900 के स्टॉप लॉस के साथ बेचे, 7,775 7,725 2 लक्ष्य नीचे की तरफ। खरीदना चाहें बड़े गैप से बाजार खुले और नीचे चले जाए तो 7,725 के आसपास एक मौका बन सकता है खरीदारी का। फिक्स स्टॉप लॉस 25 पॉइंट नीचे रखें। फिर से 7,775 और 7,850 के लक्ष्य के लिए ट्रेडिंग तेजी की तरफ भी बन सकती है। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, बैंक निफ्टी में ऐसा लग रहा है कि 17,000 के पार जाने में बैंक निफ्टी को मुश्किल आ रही है। वहां पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट भी बना हुआ है बैंक निफ्टी में कॉल्स में, तो उस लेवल को स्टॉप लॉस मानकर शॉर्ट करें। 16,500 16,550 के आसपास मौका मिलेगा बैंक निफ्टी की शॉर्ट कवर करने का। निफ्टी के मुकाबले में हो सकता है बैंक निफ्टी में थोड़ी कमजोरी के ज्यादा संकेत हो, लेकिन अगर रिकवरी भी आनी है निफ्टी में तो संकेत बैंक निफ्टी से ही रिकवरी के मिलेंगे। तो बैंक निफ्टी आज के लिए ज्यादा निर्णायक साबित होगा निफ्टी के मुकाबले में। 16,500 के आसपास बैंक निफ्टी भी आप खरीद सकते हैं एक एग्रेसिव कॉल लेकर, और 16,400 के आसपास का स्टॉप लॉस, और वापस 16,700 16,800 के आसपास बैंक निफ्टी जाता हुआ दिख सकता है। तो मौके दोनों तरफ है। और ऐसे में सेक्टर्स के लिहाज से मेटल्स और कुछ हद तक बैंक्स ये थोड़े नेगेटिव दिख रहे हैं। पॉजिटिव साइड पर ऑयल एंड गैस शेयरों पर नजर रखें, यहां पर अच्छे नतीजों के दम पर और क्रूड की मजबूती के दम पर थोड़ी खरीदारी हो सकती है। चलिए, मेटल बैंक्स नेगेटिव साइड पर और ऑयल एंड गैस पॉजिटिव साइड पर, ये सेक्टर्स हैं जो आज आपकी नजर होनी चाहिए जहां पर। लेकिन संदीप से अब जानते हैं कि वो कैसे अप्रोच करेंगे निफ्टी को। हाय संदीप, गुड मॉर्निंग, बताइए
कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं? बाजार अगर थोड़ा सा कमजोरी के साथ खुले तो क्या करना चाहिए? गुड मॉर्निंग हेमंत, गुड मॉर्निंग अनिल जी। आई थिंक 78.60 के स्टॉप लॉस से हमने 78.30 में बिकवाली की राय दी थी फ्राइडे को, और मैं उसके साथ ही चलूंगा। अगर 7800 7820 ये रेंज मिलता है हमको तो वही सेलिंग रेंज है। अगर 30-40 पॉइंट नीचे खुल जाता है और 20-30 पॉइंट नीचे चले जाता है तो मुझे वहां पर सेलिंग में इतना ये नहीं दिख रहा है, मोमेंटम नहीं दिख रहा है, क्योंकि लिमिटेड डाउनसाइड है। 7720 7700 मुझे लगता है वहां पे बॉटम है। और जो अनिल जी ने रेंज कही, मैं उनसे बिल्कुल सहमत हूँ। 7700 7900 का रेंज है और शायद ये नीचे की तरफ ना तोड़े। अभी भी लॉन्ग टर्म ट्रेंड या मीडियम टर्म ट्रेंड पॉजिटिव है, तो मैं ब्रेकआउट के लिए ऊपर की लेवल्स देखूंगा। तो एक हल्की सी करेक्शन है जिसको हम खेल सकते हैं 50 60 70 पॉइंट के लिए। तो बेचना है तो 78 7820 के रेंज में बेचे, 7860 का स्टॉप लॉस रखे, ऑन द डाउन साइड 7730 7720 का टारगेट रखे, वहां पर शॉर्ट्स कवर करें। राइट, चलिए तो ये रेंज है निफ्टी के लिए। कुछ देर में हम पूछेंगे कि टॉप पिक आज के लिए कौन सी है। विनाश भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन FII के आंकड़े आप देखिए, देखने में तो दिख रहा है कि करीब 1490-95 करोड़ रुपए की बाइंग है, लेकिन अगर आयशर की ब्लॉक डील को हटा दें तो 500 करोड़ रुपए की तो कैश मार्केट में बिकवाली करी है FIIs ने, और FNO में भी करीब 1060 करोड़ रुपए की बिकवाली। और DIIs तो सहारा देने का काम कर ही रहे हैं, उनकी तरफ से मेहनत पूरी है। 2000 करोड़ की बिकवाली, 2000 करोड़ की डील आयशर मोटर्स की थी, उसमें से 1500 करोड़ तो साफ तौर पर FIIs ने खरीदे जो नाम आया। बाकी 500 करोड़ का पता नहीं वो FIIs की खरीदारी है, घरेलू फंड्स ने खरीदे। मान लें 1500 करोड़ की भी बिकवाली, तब भी एक चीज साफ है कि कैश मार्केट में FIIs ने खरीदारी नहीं की है। लेकिन डोमेस्टिक फंड्स की तरफ से फ्लोज बहुत मजबूत आ रहे हैं। 667 करोड़ की खरीदारी वो एक अच्छा आंकड़ा है जो कि निचले स्तरों पर सपोर्ट दे सकता है। अब वैसे आंकड़े खराब है, लेकिन अगर आप देखें जिस तरह से बाजार गिरा था, 85 पॉइंट निफ्टी नीचे बंद हुआ, और अगर 300 पॉइंट सेंसेक्स बंद नीचे होता है, और ऐसे में मुश्किल से 500 करोड़ के आसपास के इंडेक्स फ्यूचर्स और स्टॉक फ्यूचर्स FIIs बेचते हैं, तो वो बिकवाली का आंकड़ा बहुत बड़ा नहीं है। दिक्कत क्या है? दिक्कत ये कि तेजी की पोजीशन ट्रेडर्स ज्यादा कम करते हुए दिख रहे हैं बजाय कि फंड्स की बिकवाली के। और ऑप्शंस में भी 400 करोड़ की जो बिकवाली का आंकड़ा है, उसमें पोजीशंस जो पहले की शॉर्ट थी वो थोड़ी सी कवर होती हुई दिखी है। तो आंकड़ों के दम पर एक बात तो साफ है कि बड़ी तेजी या बड़ी बिकवाली के संकेत इन आंकड़ों में तो नहीं है। न कोई बहुत एग्रेसिवली बिकवाली करना चाहते हैं FIIs, लेकिन सामने डोमेस्टिक फंड्स थोड़ी खरीदारी भी कर रहे हैं। तो लग ऐसा ही रहा है इन आंकड़ों के दम पर कि बाजार अभी भी वही रेंज बाउंड है, और FIIs भी बाजार को हर रोज एक नए ट्रेडिंग दिन की तरह देख रहे हैं, और अभी तक उनका भी डायरेक्शन बाजार पर क्लियर नहीं है कि ऊपर की तरफ जाना है या नीचे की तरफ। तो किसी दिन आपको इंडेक्स फ्यूचर्स में खरीदारी बिकवाली दिखेगी, सामने स्टॉक फ्यूचर्स में उसके एडजस्टमेंट होंगे, और वैसा ही कैश मार्केट में दिख रहा है। तो डेटा अभी मिक्स से है, थोड़े से नेगेटिव साइड पर जरूर कहे जा सकते हैं। बिल्कुल, तो मिक्स टू नेगेटिव साइड पर डेटा इस समय दिख रहे हैं, और अनिल से पूछेंगे कि FNO का डेटा किस तरफ दिख रहा है। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं हमारे एक्सपर्ट से कि आज का टॉप ट्रेडिंग पिक क्या है। संदीप बताइए, एक शेयर जिसको आज आप ट्रेड करना चाहेंगे। हेमंत, बैंकिंग स्पेस बहुत ज्यादा वीकनेस दिखा रहा है और थोड़ी सी डाउन मूव बाकी है, तो मैं यूको बैंक में सेल रिकमेंड करूंगा, जिसने क्लियर प्राइस और वॉल्यूम ब्रेकडाउन दिया है फ्राइडे को, और आज मूव कंटिन्यू हो सकती है ऑन द डाउन साइड। तो मैं यूको बैंक का सेल रिकमेंड करूंगा, स्टॉप लॉस ऑफ 35, टारगेट ऑफ 31। इसके नतीजे भी आए थे शुक्रवार को बाजार बंद होने के बाद। 1715 करोड़ रुपए का नुकसान इसने पेश किया था। आज PSU पाक दबाव पर रहने वाला है। इससे पहले कि मैं आपसे FNO पर बात करूं, ये बताइए इन बैंक्स का आज कैसे इनको अप्रोच करना चाहिए, क्योंकि आप देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा, इस बैंक से एक्सपेक्टेशन थी कि नंबर्स ठीक ठाक होंगे, प्रोविजनिंग हालांकि करी है, लेकिन देखिए लोग थोड़े से चिंतित इसलिए हैं क्योंकि इन्होंने कहा था पिछली तिमाही के जब नतीजे पेश किए थे कि सारी प्रोविजनिंग तो हमने कर ली है, लेकिन अचानक से ये जो फिगर आया है 3230 करोड़ रुपए के घाटे का, इससे स्ट्रीट काफी परेशान है। हालांकि CLSA जैसे ब्रोकरेजेस ने तो लक्ष्य बढ़ा दिए हैं, वो कह रहे हैं कि आगे की राह अच्छी है। इसमें कोई डाउट नहीं कि ये नंबर खराब है, और इसमें भी ये भी डाउट नहीं कि ये नंबर उम्मीद से ज्यादा खराब है, क्योंकि ये अंदाजा नहीं था कि बैंक ऑफ बड़ौदा ऐसा नंबर पेश करेगा। लेकिन उसके बावजूद अब अगर आप पीछे मुड़ के देखेंगे और पिछले क्वार्टर की कमेंट्री से तुलना करेंगे तो इसमें कोई डाउट नहीं कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने खराब नंबर्स दिए, और जो पिछली क्वार्टर में कहा था वैसा नहीं किया है।
अब आप क्या मैनेजमेंट को एक और चांस देना चाहते हैं, जब वो ये कह रहे हैं कि आगे के लिए सिचुएशन थोड़ी बेहतर दिख रही है, एक्स्ट्रा प्रोविजनिंग उसने कुछ अलग रीजन से की है, उस लिहाज से अगर एफआईज इसे अपग्रेड कर रहे हैं तो मेरे लिए समझना मुश्किल है कि स्टॉक किस तरह से ट्रेड करेगा। मैं सिर्फ एक ही चीज देखना चाहता हूं, कैसा खुलता है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर इन नंबर्स या इन अपग्रेड्स के दम पर जो कि सीएलएस और दूसरी एफआईज ने, एक मॉर्गन को छोड़ दें, बाकी मेरे ख्याल से लगभग सारी एफआईज बुलिश है, अगर इनके दम पर तेज खुल जाए, ऊपर खुल जाए, अब वो कितना उछाल दिखा सकता है, ये 5% हो सकता है, 8 हो सकता है, 10% हो सकता है, पता नहीं, लेकिन वहां पर फिर उछाल हो, सेटल हो, तो वहां पर एक बिकवाली का मौका हो। अगर बहुत कमजोर खुल जाता है तो निचले स्तर से रिकवरी आएगी। तो ओपनिंग और क्लोजिंग मेरे ख्याल से शायद बैंक ऑफ बड़ौदा में अलग अलग तरीके से दिखे तो पता नहीं, लेकिन बहुत रिस्की ट्रेड होगा। एफआईज किस तरह से इस स्टॉक पर आज रुझान बनाते हैं वो डिपेंड करेगा। बिल्कुल, चलिए अविनाश भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे पूछते हैं अविनाश, बाजार पर क्या व्यू है और इन पीएसयू बैंक्स पर क्या व्यू है? जिस तरह से 5 पीएसयू बैंकों ने मिलाकर 7,091 करोड़ रुपए का घाटा दर्ज किया है, पीएसयू बैंक्स किस तरह से आज कारोबार करेंगे? नहीं, मुझे तो क्लियरली लग रहा है कि हेमंत आज ट्रेंड वीक रहेगा, क्योंकि जैसे अनिल जी ने कहा, बैंक ऑफ बड़ौदा के नंबर्स बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है। हालांकि मैनेजमेंट कमेंट्री काफी स्ट्रांग है और यही देखते हुए मैनेजमेंट मार्केट्स थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जता रहे हैं कि शायद आने वाले क्वार्टर्स में लॉस कम हो, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है कि जो एसेट क्वालिटी का पेन है वो इतने जल्दी जाएगा। और मुझे लग रहा है कि क्लियरली अगर बैंक ऑफ बड़ौदा की बात अगर हम करते हैं तो बाकी जो बैंक आने वाले हैं वहां पे तो नंबर्स और भी खराब होंगे। इनफैक्ट इलाहाबाद बैंक, यूनियन बैंक, ये सारे बैंक्स में जो एसेट क्वालिटी का प्रॉब्लम है वो जितना दिखता है उससे कई बड़ा है। तो आई वुड प्रीफर टू वेट एंड वॉच। मुझे नहीं लग रहा है कि बैंक ऑफ बड़ौदा में कोई बड़ा उछाल आज देखने को मिलेगा, हालांकि एफआई के अपग्रेड्स हो गए, बट आई थिंक ओवरऑल डेफिनेटली एसेट क्वालिटी का जो पेन है शायद 1-2 क्वार्टर के लिए और जारी रहेगा। चलिए, तो दिक्कतें अभी और रह सकती हैं। इन तमाम बैंकों पर विस्तार से बात आगे होगी। टेक्निकल चार्ट्स पर बताएंगे आपको कौन से इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स हैं जिस पर आज आपकी नजर होनी चाहिए। सबकी नजर अब वैसे रहने वाली है बुधवार को इस हफ्ते पीएनबी किस तरह के नतीजे पेश करता है, लेकिन एफएनओ से किस तरह के संकेत मिल रहे हैं, क्या कह रहा है डेटा? हेमंत, एक अच्छा संकेत एफएनओ से जो है वो है पुट कॉल रेशियो को लेकर, जो शुक्रवार के सेशन में लगभग 9 बेसिस पॉइंट कम हुआ है, 0.97 से घटकर 0.88। और इसका मतलब क्या है? देखिए, बैंक निफ्टी में पोजीशन कम हुई है, निफ्टी में पोजीशन कम हुई है, 60,000 शेयर बैंक निफ्टी में कम हुए और 7.5 लाख शेयर निफ्टी में कम हुए। इसका मतलब यह है कि तेजी करने वाले ट्रेडर्स ने अपनी पोजीशन कम की है और ये एक अच्छा संकेत है। जो हम बात कर भी रहे थे शुक्रवार सुबह सुबह की, जो ऐसे ट्रेडर्स जिन्होंने बड़े और कॉन्फिडेंट होकर पोजीशन बनाई वो गैप डाउन ओपनिंग पर हल्के होते हुए नजर आएंगे और बाजार में कमजोर ट्रेडर्स का हल्का होना, निकलना, ये एक अच्छा संकेत है बाजार की सेहत के लिए, ताकि आपको गिरावट का डर कम हो। अब जो वायदा कारोबार के आंकड़े दिख रहे हैं उसके मुताबिक आज के लिए सबसे अहम निर्णायक लेवल जो निकलता है वो 7,800 का है। 7,800 के ऊपर आप बने हुए तब तक आप तेजी के मूड में रहें। 7,800 के नीचे अगर ज्यादा देर टिक जाएं तो फिर बाजार पे बिकवाली का दबाव थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा, खासतौर से उन ट्रेडर्स की तरफ से जिनकी तेजी की पोजीशन अभी भी शुक्रवार की, गुरुवार की बनी हुई है, वो अपनी पोजीशन हल्की करते हुए नजर आएंगे। प्रीमियम घटकर आई है 28 पॉइंट से 16 पॉइंट, यानी कि थोड़े से तेजी करने वाले ट्रेडर्स का कॉन्फिडेंस लूज होता हुआ दिख रहा है। अब जो पुट और कॉल में पोजीशंस बनी है वो ये बता रही कि 7,900 8,000 वो रेंज हो गई जिसके पार जाकर टिक पाना बाजार के लिए काफी मुश्किल होगा। और अगर शुक्रवार को एक ही स्ट्राइक प्राइस पर कहीं सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है तो 8,000 पर, और वो भी 20 लाख शेयरों का भारी भरकम। तो आप जो कह रहे थे कि ऑप्शंस में बिकवाली है 414 करोड़ की, वो बिकवाली कॉल्स में हुई है, यानी कि मंदी की पोजीशंस कॉल्स में बनती हुई दिखी है 8,000 के लेवल पर। तो यानी कि बाजार ये मानकर चल रहा है कि अब इस सीरीज में 8,000 के पार जाने में बाजार को बड़ा पसीना आएगा, ऊपर के लेवल पर काफी मुश्किल दिखेगी। तो अगर वायदा कारोबार में आपको डायरेक्शनल कॉल लेना है तो आपके लिए सिंपल यही है कि सेल ऑन राइज वाला मामला है। 7,900 8,000 वो रेंज है जहां पर बाजार बड़ा सपोर्ट, बड़ा रेजिस्टेंस देखेगा और 7,700 जब तक ना टूटे तब तक आपको डिसीजन लेने में बहुत मुश्किल होगी कि बाजार को ऊपर जाना है या नीचे जाना है। तो मुझे लगता है शायद इस हफ्ते आपको एक क्लियर कट डायरेक्शन मिले कि 7,700 के नीचे फिसलेंगे या 7,900 के बाहर निकलेंगे। बिल्कुल, 7,700 नीचे में, 7,900 ऊपर में, ये वो रेंज है जिस पर इस हफ्ते नजर रहने वाली है। लेकिन हमारे बाकी के एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं? 5 टेक्निकल एक्सपर्ट्स की राय हम आपके सामने हर रोज लेकर आते हैं जो बताते हैं निफ्टी को आज किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। ये देखिए इनकी राय आपकी स्क्रीन पर। विकास कह रहे हैं कि आज आपको दरअसल बेचकर चलना चाहिए। 7740 के टारगेट दे रहे हैं, 7,870 का एक स्टॉप लॉस भी जरूर रखना चाहिए। वही बिकवाली की राय पुनीत किंद्रा की तरफ से भी है और पुनीत मानते हैं कि 7,882 के स्टॉप लॉस से शॉर्ट करना चाहिए। 7,760 और 40 लगभग वही लेवल है इनके भी टारगेट के तौर पर। अनुज दीक्षित भी कह रहे हैं कि बेचकर ही चलिए आज के दिन। 7680 तक के टारगेट दे रहे हैं वो, 7,930 का एक स्टॉप लॉस भी।
ओके, अनुज के साथ साथ यहाँ पर राय है बिकवाली की, वैशाली पारिक की भी 7,880 उनका भी स्टॉप लॉस का लेवल है, 7,780 और ये लेवल है जहां पर वो अपनी शॉर्ट को कवर करेंगी। और वैशाली के साथ है मनोज सचदेव भी हेम सिक्योरिटीज के, वो भी कह रहे हैं बेचकर ही चलना चाहिए, तो कंसेंसस हो गया आज। तो वो कह रहे हैं कि 7710 तक के टारगेट्स हैं, 7,880 का एक स्टॉप लॉस भी जरूर रखना चाहिए। तो पांचों के पांचों एक्सपर्ट और पांचों बेरिश। ओके, और जो रेंज निकल कर आ रही है निफ्टी की, जो ऊपर की तरफ जो अहम लेवल है जिसके पार जाने पर आपको तेजी के बारे में सोचना है, वो है 7,880 और इस लेवल की अहमियत ये कि ये शुक्रवार का हाई है। तो 7,880 के पार निकले तो ही आप अपने निफ्टी की शॉर्ट पोजीशन को काटें, और 7,740 7,750 ये पहला लेवल है जहां पर बाजार जाकर सपोर्ट ले सकता है। तो चलिए, ये तो बात हुई निफ्टी पर ट्रेडिंग रणनीति की। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद लेकर आएंगे आपके लिए वो 5 बेहतरीन शेयर जहां पर आज खबरों के दम पर दिखेगा एक्शन। बताएंगे खबरें और एक्शन भी इस ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं मार्केट काउंटडाउन। वक्त हो गया अब ये जानने का कि आज कौन से वो टॉप 5 स्टॉक्स हैं जो खबरों के दम पर एक्शन में रहने वाले हैं। अहलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स ये कंपनी रहेगी आज एक्शन में, क्योंकि इसे एक बड़ा ऑर्डर मिला है 492 करोड़ रुपए का, तो इस ऑर्डर के दम पर एक्शन दिखेगा। इसके अलावा जीएमआर इंफ्रा के स्टॉक पर भी नजर रखिएगा। स्ट्रेटेजिक डेट रिस्ट्रक्चरिंग हुई है जीएमआर इंफ्रा के एक एनर्जी कारोबार की, और इस शेयर में आज तेजी देखने को मिल सकती है। पीरामल एंटरप्राइजेज और फाइजर, ये दोनों ही कंपनियां रखी है आपकी स्क्रीन पर, और वजह यह कि पीरामल एंटरप्राइजेज ने फाइजर के 4 ब्रांड्स खरीदे हैं। 110 करोड़ रुपए में उनकी ये खरीदारी करने की योजना है। भेल के शेयर पर भी नजर रखिए। इन्होंने 660 मेगावाट का सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट कमीशन कर लिया, यानी इसको शुरू कर दिया है अब महाराष्ट्र में ये प्लांट। जुआरी एग्रो, कमजोर नतीजों के दम पर यह स्टॉक दिखेगा आपको एक्शन में, और मुनाफे से नुकसान में आई ये कंपनी, जहां पिछले साल इसी तिमाही में 11 करोड़ रुपए का प्रॉफिट था, इस बार 22 करोड़ का लॉस। और न सिर्फ मुनाफे से नुकसान बल्कि आय में भी कमी आई है 17% के आसपास की, जो कि 1273 करोड़ के आसपास रह गई घटकर। तो कमजोर नतीजे जुआरी एग्रो के। हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ हैं अविनाश गोरक्षकर और साथ ही संदीप वागले साहब भी। और अब आगे बढ़े उससे पहले एक राय हम ले लें बैंक निफ्टी पर भी। वागले साहब, बैंक निफ्टी पर किस तरह के संकेत मिल रहे हैं? क्या निफ्टी के मुकाबले में ज्यादा कमजोर हो सकता है? शॉर्ट पोजीशन बनानी चाहिए वहां पर? अनिल जी, थोड़ी सी कमजोरी बैंक निफ्टी में ज्यादा होगी क्योंकि इंडिविजुअल बैंक्स के पैटर्न्स ज्यादा नेगेटिव उभर कर आ रहे हैं। तो मैं समझता हूं 16,850 ऊपर का रेंज होगा, 16,500 नीचे का रेंज होगा, और अगर 16,500 ब्रेक करता है तो हम शायद इवन 16,200 तक चले जाए। तो फिर निफ्टी में 7,700 ब्रेक होने के भी संकेत आ सकते हैं। तो मुझे लगता है बैंक निफ्टी आज लीड इंडिकेटर होगा, और बैंक निफ्टी लीड करेगा। बैंक निफ्टी ये संकेत देगा कि निफ्टी 7700 7720 होल्ड करता है या नहीं। चलिए, तो बैंक निफ्टी में ज्यादा गिरावट आज के सत्र में देखने को मिल सकती है। और कुछ देर पहले हमने अविनाश से पूछा था बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में। अविनाश, बैंक ऑफ बड़ौदा के अलावा देखिए यूको, सेंट्रल, देना, इलाहाबाद बैंक, इन सब ने भी बड़ा घाटा पेश किया है। क्या आपको उम्मीद थी कि इसी तरह के नंबर्स आएंगे? आप डिसअपॉइंट हुए इन नंबर्स के बाद, और आज ये स्टॉक्स किस तरह से रिएक्ट करेंगे फिर? आई थिंक हेमंत, एक्सपेक्टेशन तो डेफिनेटली यही थी कि परफॉर्मेंस Q3 का रिपीट रहेगा। अगर हम छोटे बैंकों की बात करें जैसे इलाहाबाद और देना बैंक की, तो देना बैंक में तो नॉट ओनली ऑपरेटिंग इनकम घटा है, ग्रॉस NPA बड़े हैं, और ऊपर से प्रॉफिट से घाटे में आई है। तो मुझे लग रहा है कि ये बहुत ही खराब नंबर्स है, और अनलेस एंड अनटिल इसमें ये दिलासा आता है कि इसमें आगे कोई ऐसे प्रोविजंस नहीं आएंगे, जो कहना मुश्किल है क्योंकि PSU बैंकों के पास काफी बड़ी एसेट क्वालिटी का बैंक है, और मुझे नहीं लग रहा है कि 1-2 क्वार्टर्स में ये प्रॉब्लम पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। आई मीन इट इज वेरी अर्ली टू से कि वर्स्ट इज ओवर, बट मुझे लग रहा है कि आज इन सारे शेयरों में डेफिनेटली एक नेगेटिव ट्रेंड आपको जरूर देखना चाहिए। तो तमाम PSU बैंक आज नेगेटिव रह सकते हैं। और चार्ट्स पर इस लिहाज से वागले साहब, कौन सा 1 या 2 सरकारी बैंक अगर आपको लगता है कि जिन्हें शॉर्ट कर देना चाहिए, कहां नजर है आपकी? मैंने यूको बैंक में कॉल दिया था,
ये सबसे वीक लगता है इन टर्म्स ऑफ प्राइस और वॉल्यूम्स ब्रेकडाउन और जो पैटर्न उभर कर आ रहा है, लेकिन सारे बाकी बैंकों के पैटर्न काफी सिमिलर है। आप ALBK ले लीजिए, PNB ले लीजिए, कैन बैंक ले लीजिए। आई थिंक छोटे बैंकों में ज्यादा वीकनेस लग रहा है मुझे, तो यूको बैंक के साथ मैं शायद ALBK को रिकमेंड करूंगा बेचने के लिए। राइट, तो यूको बैंक में बिकवाली करने की राय है और हमारे एक्सपर्ट मान रहे हैं कि आज सारे के सारे बैंकिंग शेयरों में दबाव देखने को मिल सकता है। लेकिन कुछ नंबर्स भी आए और मार्केट बंद होने के बाद शुक्रवार को IGL, इसके नंबर्स आपको कैसे लगे और ये शेयर आज किस तरह से रिएक्ट कर सकता है विनाश? आई थिंक काफी स्टेबल क्वार्टर रहा IGL के लिए, और मैं समझता हूं कि क्लियरली आने वाले दिनों में जिस प्रकार का रेगुलेटरी एक्शन दिल्ली में देखने को मिला है, मेरे ख्याल से डेफिनेटली वॉल्यूम्स में बढ़त आएगी। और क्लियरली CNG स्पेस में जिस प्रकार का पेंटअप डिमांड है, मुझे लग रहा है कि आने वाला साल FY17 शायद इंद्रप्रस्थ के लिए काफी अच्छा रहना चाहिए। तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली शेयर में एक अच्छा अपटिक देखना चाहिए। आई थिंक नतीजे डेफिनेटली इन लाइन है और आई थिंक प्रॉफिटेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छे। ओके, तो बेहतरीन नतीजे हैं इस वक्त। ये ध्यान में रखें तो IGL के स्टॉक पर दिखेगा एक्शन, मार्जिन्स बढ़कर आए, ये सबसे बढ़िया बात है IGL के नतीजों में। लेकिन एक अच्छी बात दिख रही है एशियाई बाजारों में, वो ये कि हांगकांग और निक्केई के बाजार मजबूती के साथ टिके। हांगकांग ने अपनी तेजी बढ़ाई है, 235 अंक ऊपर हांगकांग दिख रहा है और निक्केई के बाजार 170 अंक ऊपर दिख रहे हैं और SGX निफ्टी भी रिकवर करता हुआ दिख रहा है। तो इसीलिए हम कह रहे थे कि भारतीय बाजारों के खुलने के वक्त तक एशियाई बाजारों का इंतजार करें, रिएक्शन वहां से ज्यादा आता है। लेकिन रिएक्शन वायदा कारोबार का कैसा रहेगा ये बताएंगे हम आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद, जब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल होंगे LKP सिक्योरिटीज के डेरिवेटिव एक्सपर्ट गौरव बिस्सा। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ है संदीप वागले और अविनाश गोरक्षकर। अब वायदा कारोबार की रणनीति देने के लिए हमारे साथ LKP सिक्योरिटीज के डेरिवेटिव एक्सपर्ट गौरव बिस्सा भी कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। गौरव जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका भी CNBC आवाज पर। सर बताइए कैसे ट्रेड करें निफ्टी को? ये तो घूम फिर कर SGX निफ्टी एकदम फ्लैट हो गया, अब वही शुक्रवार के लेवल के आसपास खुलेगा। गुड मॉर्निंग। देखिए, अगर ओवरऑल कहा जाए तो मैं फिर भी कहूंगा कि 7700 एक सपोर्ट है, 7950 रेजिस्टेंस है, तो ये एक रेंज में ही ट्रेड करेगा। लेकिन अगर कोई इंटरडे ट्रेडर है या एक या दो दिन के व्यू से अगर किसी को काम करना है तो 7850 के नीचे थोड़ी वीकनेस है, जो आपको एक बार 7760 7750 लेवल्स दिखा सकते हैं। तो 7855 के स्टॉप लॉस, स्पॉट लेवल्स के स्टॉप लॉस आप सेल कर सकते हैं निफ्टी को। 7750 का आपका लक्ष्य होगा। जो इंक्रीमेंटल वीकनेस है जिसमें काफी अग्रेसिव शॉट्स होंगे, वो मेरे मानना है कि 7700 के नीचे आपको देखने मिलेंगे। ओवरऑल मुझे लग रहा है जो सबसे स्थितियां दिख रही है कि इसमें कुछ नेगेटिव इंपैक्ट बहुत ज्यादा ग्लोबल फैक्टर्स का भी नहीं आ रहा है, जहां बहुत ज्यादा शॉर्ट्स बनने हो वो भी नहीं है। FI के नंबर्स आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा स्कैरी या पैनिक क्रिएट करे वैसे नहीं है। तो ओवरऑल कुछ दिनों तक तो निफ्टी रेंज में ही होगा और एंटिसिपेट करना रेंज थोड़ा मेरे हिसाब से प्रीमेच्योर होगा। तो पहले रेंज टूटने दीजिए, फिर आप पोजीशन अगर 200 पॉइंट के लिए खेलना चाहे तो खेल सकते हैं। टिल द टाइम दैट हैपेंस आप एक बार रेंज में प्ले कीजिए, ऑप्शंस राइड कीजिए। पहले भी आपको कहा था कि आप ऑप्शंस राइड कर सकते हैं, इसमें काफी अच्छा एक मुनाफा मिलेगी गुंजाइश है। किसी को निफ्टी फ्यूचर में ही काम करना है तो 7855 की स्टॉप लॉस है, 7750 के टारगेट के लिए खेल सकते हैं। राइट, चलिए तो ये रहा निफ्टी पर। लेकिन देश में इस साल मानसून एक हफ्ते की देरी से आएगा। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक मानसून केरल में 7 जून तक पहुंचेगा। हालांकि इसमें 4 दिन की घटबढ़ अभी भी हो सकती है। केरल में सामान्य तौर पर मानसून हमने देखा है कि 1 जून तक पहुंच जाता है। इससे पहले निजी मौसम एजेंसी स्काईमेट ने मानसून सामान्य से 2 दिन पूर्व यानी करीब करीब 29 जून को आने की बात कही थी। भारत मौसम विज्ञान विभाग हर साल लगभग 15 मई के आसपास केरला में मानसून के आने का पूर्वानुमान जारी करता है। अभी हमने 2016 मानसून केरला में कब आएगा ये अनुमान आज जारी किया है और इसके हिसाब से केरला में मानसून के आने में थोड़ी देरी हो सकती है। आमूमन केरला में मानसून 1 जून के आसपास आता है, लेकिन इस साल इसमें थोड़ी देरी होगी और ये लगभग 7 जून के आसपास आएगा। इसमें 4 दिन का मॉडल एरर भी है, लेकिन बंगाल खाड़ी की तरफ मानसून नॉर्मल या सही समय पे आ रहा है और अंडमान निकोबार में भी मानसून सही समय में पहुंच जाएगा। और इसी खबर पर और ज्यादा बात करते हैं, हमारे साथ जुड़ रही है हमारी सहयोगी नेहा आनंद। नेहा बताइए, मानसून में देरी तो होगी लेकिन बारिश को लेकर मौसम विभाग ने क्या कुछ कहा है?
मौसम विभाग ने अपने अनुमान जारी यहां पर कर दिए हैं। केरल तट पर उनके अनुसार 7 जून तक मानसून दस्तक दे सकता है। हालांकि ये भी कहा है कि शायद 4 दिन पहले या 4 दिन देरी से भी मानसून यहां पर आ सकता है। बाजार उम्मीद लगाए बैठा था कि 29 मई तक यहां केरल तट पर मानसून दस्तक देगा। स्काईमेट की तरफ से भी कुछ यही अनुमान था, लेकिन अब जो यहां पर डिले तकरीबन 7 से 8 दिन का देखने को मिल रहा है, अब बाजार उसे कैसे लेगा इस पर नजर रहेगी। हालांकि मौसम विभाग ने ये भी संकेत दिए हैं कि पूरे देश भर में जो बारिश का डिस्ट्रीब्यूशन है वो अच्छा रहने की संभावना है। खासतौर से मध्य भारत और उत्तर पश्चिमी जो इलाका है और जो पश्चिमी तट का इलाका है, जो फिलहाल सूखे की समस्या से ग्रस्त है, वहां पर अच्छी बारिश देखने को मिल सकती है। तो ये एक राहत की खबर है आईएमडी की ओर से। चलिए, तो बस शुक्रिया आपका नेहा। लेकिन अनिल, एक्सपेक्टेशन सबको यही थी कि ओवर द वीकेंड कुछ अच्छी खबरें आएंगी, लेकिन अब विलंब से आएगा मानसून, ये कह रहा है मेट। और सबकी नजरें होंगी कि अब 7 जून को आरबीआई क्या करता है, क्योंकि अगर विलंब से मानसून आएगा और हमने देखा सीपीआई के आंकड़े वैसे ही बढ़कर आए थे, तो अब लोगों को ये होगा कि यार हो सकता है आरबीआई इस बार रेट कट ना करे। बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं कि मानसून एक बड़ा फैक्टर होगा, क्योंकि उसी के दम पर खाने पीने की चीजों की महंगाई दर जो अब भी काबू में आना बाकी है पूरी तरह से, वो डिसाइड करेंगे। तो ये वाला मानसून का पहला हफ्ता जून का इस लिहाज से काफी अहमियत रखेगा। देखते हैं आरबीआई गवर्नर साहब आगे क्या एक्शन लेते हैं। लेकिन इस बीच एक बात साफ है कि मानसून को लेकर थोड़ी सी चिंता बाजार के लिए हो सकती है, डिले हो रहा है। लेकिन अविनाश क्या कहें, एक तरफ थोड़ा सा डिले वाला मामला है, दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि 106% का हमारा जो अंदाजा है हम उसे बदल नहीं रहे, तो इसे क्या न्यूट्रल समझें या नेगेटिव? नहीं, अभी तो न्यूट्रली समझ सकते हैं, लेकिन अगर 7 तारीख को बारिश अनिल जी नहीं आई तो मेरे ख्याल से थोड़ी बहुत घबराहट मार्केट्स में होगी, क्योंकि आई थिंक उम्मीद काफी एक्सपेक्टेशन थी कि इस बार का मानसून प्रीवियस 2 साल से मानसून शोर्स आ रहे हैं केरल वेरल में, शावर छोटे मोटे मानसून से अनिल जी मुझे नहीं लग रहा है मार्केट में कोई बड़ा खाली सेंटीमेंट ठीक होता है, बाकी कुछ नहीं। ये बताइए, फिर शुक्रवार को हम देख रहे थे फर्टिलाइजर सेक्टर एकमात्र ऐसा सेक्टर था जो हरे निशान के साथ कारोबार कर रहा था, अच्छी तेजी देखने को मिल रही थी। आज कुछ मुनाफा वसूली हो सकती है, और हो तो क्या गिरावट में खरीदने के ऑप्शन है? नहीं, मुझे लग रहा है कि थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली शायद ओवरऑल मार्केट सेंटीमेंट से होगी। मुझे नहीं लग रहा है कि कोई इतना नेगेटिव स्टैंड मानसून पे अभी लेगा। बट हाँ, डेफिनेटली अगर गिरावट आती है तो मैं समझता हूँ हेमंत, एग्री स्टॉक्स में डेफिनेटली थोड़ी बहुत पोजीशंस बनाना शायद ठीक रहेगा, क्योंकि होपफुली मानसून 7 तारीख को रैली स्टार्ट होती है, तो डेफिनेटली एक बड़ा सेंटीमेंट बूस्टर रहेगा। और बाद में सभी लोग आरबीआई की तरफ देखेंगे कि क्या होपफुली एक्शन आरबीआई लेता है, क्योंकि ऑब्वियसली ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो पूरी आरबीआई की पॉलिसी में देखने को मिलेगा। ओके, तो ये है राय आपके लिए इस वक्त। मानसून के लिहाज से नजर रखें इस बड़े ट्रिगर पर जो बाजार की दिशा आगे लिए तय कर सकता है। लेकिन आज आपके लिए जो ट्रेडिंग के मौके वायदा कारोबार में बन सकते हैं, वो जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ गौरव बिस्सा हैं। गौरव, आपकी लिस्ट में मैं बाय और सेल दोनों ही कॉल्स देख रहा था। पहला कॉल जो आपने दिया है सेल साइड पर, वो है वेदांता लिमिटेड, बताएं। देखिए, इसमें अनवाइंडिंग शुरू हो चुकी थी 102-104 लेवल्स के आसपास। हमने देखा प्रेशर आ रहा है, ट्रेडिंग शॉर्ट्स बनना शुरू हो चुके हैं। 100 के कॉल ऑप्शन में काफी अधिक मात्रा में कंसंट्रेशन था, जो अब तक ये सपोर्ट दे रहा था स्टॉक को। तो स्टॉक अभी जो है वो 100 के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो पॉसिबिलिटी है कि एक बार आपको ये 92-93 के लेवल्स आपको दिखा सकता है। तो 102 के स्टॉप लॉस आप इसको सेल कर सकते हैं। इसमें जो लक्ष्य होगा वो 92 का होगा। लॉट साइज अगर बड़ी है, काफी वोलेटाइल है, किसी को चाहिए तो 95 का पुट ऑप्शन में बाय कर सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये रहा वेदांता पर। लेकिन ये बताइए संदीप, आप कह रहे थे कि यूको बैंक बेचें, और कौन से टॉपिक्स हैं आज के लिए? हेमंत, एक रिलायंस इंफ्रा में मुझे ब्रेकडाउन दिख रहा है, इसमें और डाउन साइड दिखती है, तो उसको बेच सकते हैं 532 के स्टॉप लॉस से, और मेरा टारगेट होगा 492। और एक स्टॉक है जो मेरे सेल लिस्ट में है, वो है भारत फोर्ज, जो आप 762 के स्टॉप लॉस से बेच सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ 732। भारत फोर्ज के मेरे ख्याल से कल नतीजे आने वाले हैं, और नतीजों के पहले यहाँ पर बिकवाली की राय ऑलरेडी स्टॉक 3% नीचे बंद हुआ है शुक्रवार के सेशन में। बिकवाली की राय एक और स्टॉक में है, और वो है बैंकिंग शेयर कैनरा बैंक। यहाँ पर बिकवाली की राय दे रहे हैं गौरव। क्या टारगेट्स है इसके लिए?
देखिए, इसमें जो इमीडिएट टारगेट्स होंगे वो है 180 के, 190 के स्टॉप लॉस आप सेल कर सकते हैं। PSU बैंक थोड़ा अभी बैकफुट पे है, शॉर्ट पोजीशंस बनते जा रही हैं और ये हमेशा सॉफ्ट टारगेट्स रहे हैं कि चलो किसी को शॉर्ट करना है तो जो इजी टारगेट है, जो ज्यादा अगेंस्ट जाता नहीं है, वो है एक बैंकिंग से PSU बैंकिंग शेयर। तो चाहे PNB से शुरू हुई थी, ये स्पिल ओवर हुआ है अभी कैनरा बैंक में, जहाँ पे अच्छे खासे भी शॉर्ट्स बनने देखे गए हैं। तो अगर ये 185 190 ये जोन सस्टेन नहीं करता है तो आपको ये 170 175 तक भी एक बार आने की उम्मीद इसमें बढ़ जाती है। लेकिन ट्रेडिंग लिहाज से मैं कहूंगा 180 के टारगेट के लिए आप सेल कर सकते हैं, उसमें 190 का इसमें स्टॉप लॉस होगा। यूनाइटेड ब्रूवरीज ये एक और ऐसा स्टॉक है जिस पर आज नजर रहने वाली है, क्योंकि इसके नतीजे भी बाजार बंद होने के बाद आए थे। रेवेन्यू तो देखिए इनलाइन आया है, करीब 11% के आसपास की तेजी यहां पर देखने को मिली, लेकिन मार्जिन्स में दबाव देखने को मिला है। मार्जिन्स करीब 80 बेसिस पॉइंट घट गए हैं, 10.5% से 9.7% आए हैं। इसके चार्ट देखकर बताइए यूनाइटेड ब्रूवरीज के, संदीप क्या राय रखते हैं आप? 810 काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, जो मुझे नहीं लगता है शॉर्ट टर्म में क्रॉस होगा। ऑन द डाउन साइड 730 720 एक बार टेस्ट होगा ऐसे लगता है। तो करंट 764 के क्लोजिंग पे मैं हल्का सा माइल्डली बेरिश व्यू दूंगा, अराउंड 730 720 का रेंज होगा मेरा टारगेट, और हल्का सा 780 के आसपास बेचे तो अच्छा रहेगा। एक 20 रुपए का स्टॉप लॉस रखे, नीचे में आपको 61 रुपया मिल सकता है, लेकिन उससे बड़ा मूव मुझे आइदर वेज नहीं लगता है। तो ये है राय इस वक्त तमाम स्टॉक्स पर। लेकिन एक और स्टॉक जहां पर मैं देख रहा हूं नंबर्स बड़ा जबरदस्त आता हुआ दिखा, कैपिटल फर्स्ट। फिर से ये तिमाही काफी बेहतरीन रही है, लगातार तिमाही दर तिमाही अच्छी ग्रोथ कंपनी दिखा रही है। और इस तिमाही के जो मैं नतीजे देख रहा था, अविनाश आपसे सवाल लेना चाहूंगा। मुनाफे में है 30% की बढ़त और आय में 45% की बढ़त नजर आ रही है मुझे। एक और NBFC जिसने दमदार नतीजे पेश किए, खरीदना चाहिए? आई थिंक डेफिनेटली अगर हम FY17 का ग्रोथ देखें तो जरूर ग्रोथ आना काफी इम्पोर्टेंट, काफी आना चाहिए। और ऊपर से जिस प्रकार का आउट परफॉर्मेंस स्टॉक में दिखा है, मेरे ख्याल से थोड़े हद तक मार्केट्स ने ये नतीजे ऑलरेडी डिस्काउंट किए थे। लेकिन आई थिंक क्लियरली एक अच्छी बात है कि प्रॉफिटेबिलिटी नेट लेवल पे 36 करोड़ से 47 करोड़ हुई है, इनकम भी 35% बढ़ा है। तो मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली ये मोमेंटम जारी रहेगा। हालांकि स्टॉक थोड़ा सा भाग चुका है, बट अगर कोई भी गिरावट आती है तो डेफिनेटली ये पोर्टफोलियो पिक रहेगा और मेरे ख्याल से नेक्स्ट ईयर भी काफी मजबूत होना चाहिए। ओके, तो ये स्टॉक है जहां पर आपको अच्छे नंबर्स के दम पर मौका बनेगा खरीदारी करने का। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे हमारे पास नतीजों के दम पर एक्शन दिखाने वाले और ढेर सारे स्टॉक्स हैं, उन पर करेंगे बातचीत, लेकर आएंगे आपके लिए राय रणनीति इस छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं मार्केट काउंटडाउन। काफी सारे स्टॉक्स हैं जिन्होंने अपने परिणाम पेश किए हैं वीकेंड पर। शुक्रवार को बाजार बंद होने के बाद उन सब पर आज एक्शन देखने को मिल रहा है। और आप देखिए चीनी कंपनियों ने अच्छे नतीजे पेश किए। अगर आप देखें अवध शुगर, अपर गैंजेस, ये दोनों ही कंपनियों के नंबर्स आए और नंबर्स अच्छे देखने को मिले हैं। पूछते हैं चार्ट पर कौन सा शेयर ज्यादा अच्छा लग रहा है। संदीप बताइए, कौन से शेयर आपको ज्यादा मजबूत लग रहा है, जहां आप तेजी करना चाहेंगे? हेमंत, मैं बलरामपुर चीनी में ये स्टॉक काफी टाइम से रिकमेंड करता आ रहा हूँ। धामपुर शुगर एक ऐसा स्टॉक है जो मुझे अच्छा लग रहा था, लेकिन ये स्टॉक्स ऐसे नहीं है जो आज या कल में मूव दे सकते हैं। इसको थोड़ा सा हल्का सा करेक्टिव मूव पे लेना चाहिए और थोड़ा सा लंबा अरसा रखना चाहिए, एक आध 2 हफ्ता या मे बी 3 या 4 हफ्ता उस व्यू से लेते हैं तो इसमें ट्रेंड पॉजिटिव रहता है और आप रिटर्न्स अच्छे खासे मिल सकते हैं। कभी कभी ये 2-3-4 दिन के लिए साइडवेज हो जाते हैं, जो मुझे फिलहाल लगता है इमीडिएटली मुझे कोई संकेत नहीं है। ओके, तो ये है राय तमाम शुगर शेयर पर। नंबर्स जिस तरह की मजबूत आए, 75 करोड़ का मुनाफा आउट शुगर, क्या लगता है विनाश, अभी भी तेजी बची है या फिर देर हो चुकी है? मतलब जिस तरह से भागे आई थिंक अनिल जी, अगर इस प्रकार का मुनाफा शुगर कंपनी से आया तो बहुत ही लंबे समय के बाद ये प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिली है। मेरे ख्याल से आई थिंक होपफुली अगर जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं वहां यही कह रहे हैं कि शुगर का डेफिसिट, यानी शुगर का प्रोडक्शन जो है वो काफी कम होने वाला है, डिमांड 6-7% से ग्रो हो रही है। तो होपफुली अगर ग्लोबल शुगर प्राइसेस भी फर्म होते हैं तो इनको डेफिनेटली फायदा होना चाहिए। आई थिंक क्लियरली थोड़ा बहुत भी अगर बढ़ चुका है शेयर, लेकिन आई थिंक FY17 की अगर हम शुगर क्रॉप और डिमांड की बात करें तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी अच्छा होगा। काफी टाइम से हम जनवरी से देख रहे हैं कि यहाँ पे एक अपटिक शुगर कंपनीज में लगातार हो रहे हैं। बिल्कुल, तो छोटी छोटी चीनी कंपनियां, खासतौर पर अवध शुगर पर आज नजर रखिएगा। और अनिल बता रहे हैं मुनाफा 75 करोड़ हुआ है, 5 करोड़ से सीधा बढ़कर। मार्जिन देखिए
12.25% से बढ़कर 31% के मार्जिन उन्होंने पेश किए। और ऐसा नहीं कि खाली अवध शुगर के मार्जिन अच्छे आए हैं, अपर गंजेस देखिए 8.5% से मार्जिन बढ़कर इनके भी 29% के आसपास आए हैं। तो शुगर कंपनियों के मार्जिन अब काफी अच्छे होने लगे हैं, 29-30% के आसपास के मार्जिन उन्होंने क्लॉक किए हैं। एक और ऐसी कंपनी जिसने घाटे से मुनाफे में आई है वो है ताज जीवीके। संदीप, इसके चार्ट्स पर नजर डालकर बताइए ये कैसा लगता है। 4 लाख का नुकसान था इनको और पिछले साल इसी तिमाही में, और अब आप देखिए करीब करीब 5.5 करोड़ का मुनाफा हुआ है। इसके चार्ट में कुछ दम है, तेजी करनी चाहिए क्या? हेमंत, इनफैक्ट मुझे इसमें थोड़ा सा बेरिश व्यू बैठ रहा है। 78 का क्रूशियल सपोर्ट इसने ब्रेक किया है। आई थिंक 76, 40, 50 का बंद है और मुझे लगता है ये स्टॉक 70, 71 टेस्ट करेगा। तो तेजी तो छोड़िए, मैं मतलब थोड़ा सा डाउन साइड मुझे लगता है। वीकली पैटर्न्स में भी मुझे स्ट्रेंथ नहीं लग रही, तो मैं तो अवॉइड ही करूंगा क्लियरली इसको। ओके, तो ताज जीवी के अवॉइड करें फिलहाल। नतीजों के दम पर अगर कोई एक्शन हो जाए तो फिर बेचकर निकल जाने में समझदारी नजर आती। मेटल्स, चूंकि वेदांता तो आज कमजोरी की तरफ आपने राय दी है, लेकिन इसके अलावा अगर कोई और स्टॉक वायदा कारोबार के ट्रेडर्स को शॉर्ट करना हो आपको नजर आ रहा है, बताएं गौरव, क्या दूसरा स्टॉक हो सकता है जहां पर मंदी की पोजीशन अभी भी बनाई जा सकती है? देखिए, जो थोड़ा बहुत वीकनेस अभी शुरू हुई है वो है टाटा स्टील में। तो अगर 320 के नीचे अगर ट्रेड कर रहा है तो आप 5 से 6 रुपए के स्टॉप लॉस आप सेल कर सकते हैं। 310 से 305 के इसमें आपको लेवल्स देखने मिल सकते हैं। और जो एक अच्छी पोजीशंस बनना शुरू हो चुके हैं या सबसे अधिक मात्रा में जो शॉर्ट्स बनते हुए देखे जा रहे हैं वो है जेएसडब्ल्यू स्टील में। तो अगर थोड़ी बहुत राइज अगर वापस आती है तो आप फिर से बेच सकते हैं। राउंड अबाउट 1280 तक अगर आता है तो फिर से आप सेल कर सकते हैं। 1305 का स्टॉप लॉस होगा और एक बार ये स्टॉक अच्छा खासा यहाँ से एक ड्रॉप डाउन दिखा सकता है आपको। 5 से 7% कट यहाँ पे प्राइस में आ सकता है। आई वुड नॉट बी सरप्राइज। तो मेरे हिसाब से ये 2-3 नाम है जो आप रख सकते हैं ज़हन में। ऑलराइट, चलिए तो इन शेयरों पर नजर रखिए। इसके अलावा एक्सो नोबल के नंबर्स अच्छा है, करीब करीब मुनाफा 18% बढ़ा है, एबिटा में 40% की बढ़त देखने को मिली है और मार्जिन देखिए 10.5% से बढ़कर करीब करीब 13.25% के हो गए हैं। एक्सो नोबल ट्रैक करते हैं आप इसे? इनफैक्ट एमएनसी काउंटर है और ज्यादातर पेरेंट्स में ऑपरेट करता है। मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली ये नतीजे काफी अच्छे हैं। इनफैक्ट जैसे कि एशियन पेंट्स ने भी हमने देखा कि डबल डिजिट ग्रोथ आया है 12%। तो यहाँ पे भी मैं समझता हूँ अगर अच्छा मानसून आता है तो ऑब्वियसली जो पेंट कंपनीज के लिए ऑलरेडी जो क्रूड प्राइसेस स्टेबल है प्लस जो डिमांड सिनारियो है स्पेशली रूरल मार्केट से और इवन अर्बन मार्केट से, इसमें डेफिनेटली आने वाला साल एक्सोनोबल के लिए भी काफी अच्छा रहेगा। रिलायंस डिफेंस, वागले साहब जरा इसके चार्ट देखिए। इसके नतीजे भी आए वीकेंड पर, उस पर मैं आपसे सवाल लेना चाहता हूँ। मजे की बात है कि जितनी आय है उससे ज्यादा मुनाफा कंपनी ने किया है। शायद कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम, कुछ प्रॉफिट ऐसा रहा होगा। तो नतीजों के दम पर क्या रिलायंस इंफ्रा के चार्ट में कहीं कोई खरीदारी के संकेत आपको नजर आते हैं? तेजी करनी चाहिए क्या? क्या लेवल्स हैं, क्या इंपॉर्टेंट है वो बताइए आप। रिलायंस इंफ्रा आप जो बोल रहे हैं वो 520, रिलायंस डिफेंस नहीं, ये स्टॉक मेरे रडार में। अच्छा, वो कैश का है, वो फ्यूचर्स में नहीं। तो जो लॉस था कंपनी का 158 करोड़ का, उससे अब मुनाफे में आई है। 102 करोड़ रुपए का मुनाफा किया है कंपनी ने और आय 50 करोड़ से बढ़कर 95 करोड़ रही है। अविनाश, आपकी क्या राय है इस शेयर पर? नहीं, मुझे लग रहा है कि ये नतीजे समझना थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि इनकम से ज्यादा अगर प्रॉफिट आता है तो मेरे ख्याल से ये डेफिनेटली एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अदर इनकम होना चाहिए। आई थिंक ये बात ये भी है कि इनको जिस प्रकार के डिफेंस के लाइसेंसेस मिले हैं, मुझे लग रहा है कि आने वाले 2-3 सालों के लिए तो डेफिनेटली आउटलुक अच्छा है। बट ये नतीजे से मुझे नहीं लग रहा है कोई बड़ी बढ़त आपको शायद आज देखने को मिलेगी। मेरे ख्याल से मार्केट्स शॉर्ट टर्म में यही थोड़ा सा कंफ्यूज रहेगा कि ये इनकम वेदर रियली ऑपरेशनली इनकम है या वेदर कोई वन टाइम अदर इनकम से आई है। बिल्कुल, चलिए तो देखना होगा खुलता कैसे ये स्टॉक। ये राय रिलायंस डिफेंस पर, पहले इसका नाम पिपावाव डिफेंस था। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए। काफी सारे और स्टॉक्स हैं जिन्होंने अपने नतीजे पेश किए हैं ओवर द वीकेंड, उन सब पर बात होगी ब्रेक के बाद। आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर एसजीएक्स निफ्टी पर नजर रखिए। देखिए लाल निशान से हरे निशान में आ गया, निचले स्तर से करीब करीब 50 पॉइंट की शानदार रिकवरी एसजीएक्स निफ्टी ने दिखाई है। एशियाई बाजारों का मूड जिस तरह से सुधरा है उसी का फायदा एसजीएक्स निफ्टी को मिलता हुआ। तो जो घबराहट थी, जो टेंशंस थी यूएस की कमजोर नंबर्स को देखकर,
चाइना के खराब आईआईपी को देखकर उन सबको नजरअंदाज कर रहा है एसजीएफ निफ्टी। और आप देखिए क्योंकि हांगकांग में तेजी देखने को मिल रही है 250 पॉइंट के आसपास की, जापान का बाजार करीब 1% मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। इवन शांघाई के मार्केट्स ने उन खराब आईआईपी के नंबर्स के ऊपर रिएक्ट नहीं किया, वो भी देखिए फ्लैट है हरे निशान के साथ, लेकिन कारोबार करता हुआ इसी के दम पर एसजीएफ निफ्टी में सुधार देखने को मिल रहा है। लेकिन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि कांग्रेस को अपने ही लाए जीएसटी बिल में कमियां नजर आ रही हैं, लेकिन सरकार इस पर सहमति बनाने की पूरी कोशिश कर रहा है। नेटवर्क 18 से खास बातचीत में वित्त मंत्री ने कहा कि अगले 2 से 3 दशकों तक तेज ग्रोथ पर फोकस रहेगा और तेज ग्रोथ का फायदा हर वर्ग तक पहुंचाया जाएगा। जीएसटी सही मायने में कांग्रेस पार्टी का प्रस्ताव था और कांग्रेस पार्टी उसको लाई थी। उसमें वो कंसेंसस नहीं बना पाए थे राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बीच में। मैंने कंसेंसस बनाया और उन्हीं का ही बिल आगे बढ़ा रहा। अब उनको अपने बिल में 2-3 दोष नजर आने लग गए। अब ये तो बहुत विचित्र स्थिति है। तो मैं उनसे चर्चा करूंगा और कोशिश करूंगा कि कंसेंसस के माध्यम से हम इसको पारित करें। एफडीआई हाईएस्ट एवर आ रहा है और इसका एक कारण ये भी है कि दुनिया के बाकी देश तो कोई -2% जीडीपी पे है, कोई +2% पे है, इमर्जिंग इकोनॉमीज 4% पे है। तो उनको 7-7.5% की कौन सी इकोनॉमी मिलेगी निवेश करने की? तो निवेशक भी समझदार होता है, वहां जाएगा जहां इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है। तो उसको भारत में इकोनॉमिक एक्टिविटी लगती है और इसलिए एक स्वाभाविक रूप से हमने पॉलिसी भी एक्सपेंड की है और इकोनॉमी का एक आकर्षण भी है। मैं मानता हूं अगले 2 से 3 दशक तक सिंगल माइंडेड फोकस ऑफ हाई ग्रोथ रेट और हाई ग्रोथ रेट के साथ साथ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, ताकि नीचे तक उसका लाभ पहुंचता रहे, ये इस देश की आगे की यात्रा है। और प्रधानमंत्री जी का जो विजन है कि आप ग्रो फास्ट कीजिए और ग्रामीण क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर में उसमें प्रायोरिटी देते रहिए। तो वित्त मंत्री बातचीत करते हुए नेटवर्क 18 से, और यहाँ पर हमारे साथ अब हमारे एक और एक्सपर्ट तकनीकी राय देने के लिए मानस जायसवाल.com के मानस जायसवाल भी कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। मानस, स्वागत है आपका भी सीएनबीसी आवाज पर। ज्यादातर टेक्निकल एक्सपर्ट्स की राय शॉर्ट साइड पर आती दिख रही है निफ्टी पर, आप भी सहमत है? क्या शॉर्ट करना चाहते हैं अगर हरे निशान में खुल जाए तो? नहीं, मैं नहीं समझता कि शॉर्ट करना चाहिए। देखिए, 2 इवेंट हुए हैं पिछले हफ्ते। पहला इवेंट जब निफ्टी ने 200 दिनों का मूविंग एवरेज ब्रेक किया, उसके ऊपर निकला, और दूसरा इंपॉर्टेंट इवेंट कि इस पूरे वीक 200 दिनों के मूविंग एवरेज के ऊपर ही निफ्टी ने ट्रेड किया। और 2 बार ऐसा हुआ है जब निफ्टी ने 200 दिनों के मूविंग एवरेज को टेस्ट जरूर किया है बट उसके नीचे नहीं गया है। तो मैं समझता हूँ कॉशियस तब होने की जरूरत है जब निफ्टी 200 दिनों का मूविंग एवरेज जो कि 7775 के आसपास है उसको ब्रेक कर ले। कंसर्न इसलिए भी ज्यादा है कि अगर वो लेवल्स ब्रेक होंगे तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि जो डेली चार्ट पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है आने वाले टाइम में उसके नेकलाइन ब्रेक होने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे, जो कि 7740 के आसपास है। इसलिए कॉशियस तब होना चाहिए जब 200 दिनों का मूविंग एवरेज ब्रेक हो जाए। अदरवाइज जिस तरह का ट्रेंड बना हुआ है, जिस तरह के स्टॉक स्पेसिफिक पैटर्न्स हैं, हैवी वेट्स के पैटर्न्स हैं, अभी तक कंसर्न मैं नहीं समझता हूं। मैं अभी भी समझता हूं कि हर गिरावट पे खरीदारी करनी चाहिए और जब तक निफ्टी 7775 के नीचे क्लोज ना हो बिल्कुल लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए। करंट लेवल के नीचे जब तक बंद ना हो तब तक घबराने की जरूरत नहीं। ये राय है मानस की। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद पहला सौदा।